हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्वकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम अष्टकूट मिलान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अष्टकूट मिलान को ही गुण मिलान कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शादी से पहले गुण मिलान किया जाता है, वर वधू का गुण मिलान किया जाता है। उनमें यदि 18 से अधिक या 18 गुण हो तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, और 18 से कम गुण होने पर वह शादी नहीं की जाती है या वह शादी उपयुक्त नहीं होती है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुण मिलान में यह भी देखा जाता है कि बकुट दोष, नाड़ी दोष, गण दोष आदि दोष तो नहीं लग रहे हैं। गण दोष, बकुट दोष और नाड़ी दोष के बारे में भी विचार किया जाता है गुण मिलापक के समय। तो अब उसी क्रम में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि गण दोष क्या है और यह कैसे कैंसिल होता है। यानी गण दोष होते हुए भी कंप्यूटर में कई बार क्या होता है, कंप्यूटर या मोबाइल में आप देखेंगे तो गण दोष के आगे 0 लिखा हुआ होता है, तो हम मान जाते हैं कि इस लड़के या लड़की के गण दोष है, अर्थात शादी ना करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि 0 लिखा होने पर भी गण दोष नहीं लगता है, तो उसके क्या कारण है, गण दोष कैसे कैंसिल होता है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अष्टकूट मिलान यानी 8 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं और इनको कितने कितने अंक, अधिकतम प्राप्तांक कितने हैं, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है गुणों में सबसे पहले आता है वर्ण गुण। वर्ण को 1 अंक प्राप्त हुआ है। दूसरा है वश्य, वश्य के 2 अंक, तारा के 3 अंक, योनि के 4 अंक, मैत्री को 5 अंक प्राप्त हुए हैं, गण को 6, मकुट को 7, नाड़ी को 8। इस प्रकार से इन सब का योगफल जो है 36 आएगा। इस प्रकार से कुल 36 गुण होते हैं। अब हम जानते हैं कि गण का निर्धारण कैसे किया जाता है। यह कैसे पहचाने कि किस व्यक्ति का गण कितने प्रकार के होते हैं, किस व्यक्ति का जन्म माफ करिएगा, किस व्यक्ति का जन्म किस गण में हुआ है, इसकी पहचान कैसे करें। इसकी पहचान होती है व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर। व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर गण का निर्धारण होता है। जैसे पहले तो ये बताएं कि गण 3 प्रकार के होते, पहले हम आपको बताना चाहेंगे गण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो देवगण, दूसरा मनुष्यगण और तीसरा राक्षसगण। अब यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण या रेवती नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो उस व्यक्ति का देवगण कहलाता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति मनुष्यगण में जन्मा माना जाता है, उस व्यक्ति का मनुष्यगण होता है। इसी प्रकार राक्षस गण की बात करें तो कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल या धनिष्ठा नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ हो तो उसका राक्षस गण होता है। इस प्रकार से गण 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। देवगण का व्यक्ति सर्वोत्तम होता है। शास्त्र के मतानुसार देवगण का व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मिक होता है, सात्विक होता है, सत्व गुणों से युक्त होता है
और मनुष्य गण का व्यक्ति जो है रजोगुणी होता है, सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करने वाला होता है। और राक्षस गण का व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, झगड़ालू वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका जन्म देवगण के नक्षत्र में हुआ है उसका स्वभाव या उसका व्यवहार आध्यात्मिक ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य गण में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो इसका व्यवहार या आचार विचार वैसे ही हो जैसे सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला, झगड़ालू ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। इसी प्रकार राक्षस गण में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि वह क्रोधी या झगड़ालू स्वभाव का हो, वह अच्छे स्वभाव का भी हो सकता है। अतः इसका निर्धारण केवल जन्म नक्षत्र के आधार पर नहीं करना चाहिए। इसका निर्धारण व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसके स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर गण दोष के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो यदि ये जो मैंने नक्षत्र बताया उन नक्षत्रों के आधार पर गणों का विभाजन होता है। प्रत्येक गण में 9 नक्षत्र होते हैं, कौन कौन से वो मैं बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब कैसे जाने कि कैसे गण को कितने गुण प्राप्त हुए हैं इस जन्म नक्षत्रों के आधार पर। जैसे मान लीजिए लड़के का जन्म नक्षत्र, किसी लड़के का जन्म नक्षत्र है अश्विनी और लड़की का जन्म नक्षत्र है पुष्य, तो इस प्रकार से लड़की का भी देवगण हुआ और लड़के का भी देवगण हुआ। तो ये ये जो गण हैं वो वर्ग के गण हैं। ये दाएं से बाएं जो लिखे गए हैं वर्ग के हैं और ऊपर से नीचे की ओर जो लिखे गए हैं कॉलम में वो कन्या के गण हैं। अब जैसे मान लीजिए लड़की का भी देवगण हो और लड़के का भी देवगण हो, यानी लड़के का मान लीजिए अश्विन नक्षत्र में जन्म हो और लड़की का पुष्य नक्षत्र में, तो इस प्रकार से दोनों का देवगण हुआ। और ऊपर से देखा तो देवतक मिले तो 6 गुण मिले, इस प्रकार से पूरे 6 गुण मिलेंगे। इसी प्रकार से लड़की अगर मनुष्य गण की है और लड़का भी मनुष्य गण का हो तो भी 6 अंक मिलेंगे। लड़की अगर मनुष्य गण की हो परंतु लड़का राक्षस गण का है तो 0 अंक मिलेंगे। लड़की अगर राक्षस गण की है और लड़का देवगण का है तो 1 अंक। मनुष्य गण का लड़का और राक्षस गण की लड़की हो तो 0, और दोनों ही राक्षस गण के हों तो 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं देवगण का लड़का और देवगण की लड़की 6 अंक, देवगण का लड़का और मनुष्य गण की लड़की तो 6 अंक, या देवगण का लड़का और मनुष्य गण की लड़की तो 5 अंक, देवगण की लड़की और राक्षस गण का लड़का तो 1 अंक। इस प्रकार से आप तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसको कितने अंक प्राप्त हुए नक्षत्रों के आधार पर। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि कई बार कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में गुण मिलाने पर गण के सामने आपको शून्य दिखाई देता है। अब उसका परिहार कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसका पहला नियम है कि यदि मान लो योनि के 4 गुण, गृह मैत्री के 5 गुण और भकुट के 7 गुण और नाड़ी दोष के पूरे 8 गुण मिल रहे हों परंतु गण दोष में 0 अंक मिल रहे हों, तब भी गण दोष नहीं लगता है। पहला नियम तो ये। दूसरा नियम ये है कि यदि दोनों की राशि के स्वामी परस्पर मित्र हों तो भी गण दोष नहीं लगता है। जैसे लड़के की राशि मेष का स्वामी मंगल है और लड़की की राशि मान लीजिए कर्क राशि है और उसका स्वामी चंद्रमा है और मंगल और चंद्रमा दोनों आपस में मित्र हैं, अतः यहाँ पर गण दोष नहीं लगेगा।
तीसरा नियम है दोनों की राशि के स्वामी एक हों। जैसे लड़के की राशि है वृषभ और लड़की की राशि हो तुला, दोनों के राशियों का स्वामी है वृषभ और तुला, दोनों राशियों का स्वामी शुक्र है, अतः यहाँ पर भी गणदोष नहीं लगेगा। चौथा नियम है दोनों के नौमांशे, यानी दोनों की जो नौमांश कुंडली है उसमें जो लग्न है उसका जो स्वामी है और दोनों का स्वामी एक ही हो, लग्न भले अलग अलग हो पर दोनों के नौमांश यानी दोनों के नौमांश के लग्न का स्वामी एक ही हो तो भी वो गणदोष नहीं लगेगा। जैसे लड़के के नौमांश के लग्न धनु और लड़की के नौमांश का लग्न मीन है और धनु और मीन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं, अतः यहाँ पर गणदोष नहीं लगेगा। अगला नियम कहता है दोनों के नवमांश के लग्न का स्वामी परस्पर यदि मित्र हों तो भी जो है गणदोष नहीं लगता है। जैसे लड़के के नवमांश का लग्न मेष है और लड़की के नवमांश का लग्न कर्क है, दोनों के स्वामी क्रमशः मेष का स्वामी मंगल और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और मंगल और चंद्रमा दोनों परस्पर मित्र हैं, तो यहाँ पर गणदोष नहीं लगेगा। अब अगला नियम है दोनों की राशि एक ही हो तो भी गणदोष नहीं लगता है। जैसे लड़के की राशि भी मेष हो और लड़की की राशि भी मेष हो, या लड़के की राशि तुला हो तो लड़की की राशि भी तुला हो तो गणदोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार वृषभ, कन्या और मकर ये तीनों जो हैं वैश्य वर्ण की राशियां हैं। इन राशि के जातिकाओं को गणदोष लगता है और शेष राशि वालों को गणदोष नहीं लगता है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वास्तव में आपकी कुंडली में गणदोष है या नहीं। यदि ये जो बताए गए जो नियम हैं वो नियम यदि लागू हो रहे हों तो भले ही गणदोष के आगे 0 लिखा हो तो भी गणदोष नहीं लगता है, बल्कि उसमें 6 अंक जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए शादी की जा सकती है। आज हमने गणदोष के बारे में विस्तार से चर्चा की। गणदोष का परिहार कैसे होता है, अष्टकुश मिलान क्या है। अगले वीडियो में हम मकर दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।